हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एल स्टडी फ्रेंड्स। सीटेट 2022 ईवीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की ये हमारी नेक्स्ट क्लास है और इसमें हम सभी महत्वपूर्ण जो टॉपिक से क्वेश्चन आपकी ईवीएस में पूछे जाते हैं तो यहाँ पर वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे हमने पहले कुछ आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं उनसे क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपकी एग्जाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आप वो सारी क्लासें प्ले लिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 206 से करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा के लिए सबसे बृहद प्रदूषक कौन सा है। या पूछ लिया जाता है कि जो अम्ल वर्षा होती है इसके लिए सबसे प्रमुख कारक कौन सा माना जाता है, तो वो होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे H2SO4 कहते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। जिस तरह से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसी तरह से अम्ल वर्षा के लिए सबसे बृहद प्रदूषक जो माना जाता है वो सल्फर डाइऑक्साइड माना जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जो ताजमहल का रंग है वो पीला होने लगा है, क्यों? क्योंकि उस पर इसी का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में जल संकट का सबसे प्रमुख कारण क्या माना जाता है। तो ये पिछली बार क्वेश्चन बना था और इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि इसका हमें राइट आंसर पता है तब तो ठीक है, अन्यथा गलत ही होता है। ठीक है, तो विश्व में जल संकट जो पैदा हो रहा है इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है नगरीकरण। ठीक, नेक्स्ट है, ऑप्शन में आपको इस तरह से देंगे कि विश्व में जल संकट का कारण है नगरीकरण, औद्योगिकीकरण। ठीक है, इस तरह से तो याद रखना नगरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है। तो जहाँ जो महासागर होते हैं उसमें जल का स्तर बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है, इसका प्रमुख कारण होता है ध्रुवीय जो प्रदेश हैं उसमें बर्फ का पिघलना। अब आपको एक क्वेश्चन बताया था जब हमने लद्दाख के बारे में पढ़ा था कि लद्दाख एक ध्रुवीय प्रदेश माना गया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बता दें, एक क्वेश्चन पूछता है, आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर ये हमारा बीचों बीच से क्या जाती है, विषुवत रेखा। ठीक है, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। नीचे होती है आपकी मकर रेखा 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री ऊपर होती है हमारी, ये होती है मकर और ये होती है कर्क रेखा। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने बताया था कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं कि ये हमारे जो ध्रुव होते हैं तो ध्रुवों से जब हम भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो जैव विविधता में होती है बढ़ोतरी होती है या कमी होती है। तो जब हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाते हैं तो हमारी जो जैव विविधता होती है वो बढ़ती है, लेकिन जब हम इसके विपरीत अर्थात विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जैव विविधता घटती है। अभी जैव विविधता क्या होती है, जब आप जैव विविधता जाने रहेंगे तब तो ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दें, जैव विविधता अर्थात यहाँ पर वर्ष भर जो सूर्य का प्रकाश है वो पड़ता रहता है। यहाँ पर आपके पूछता है सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन कहाँ पाए जाते हैं, तो वो भी आपके भूमध्य रेखीय इलाकों में पाए जाते हैं। यहाँ जो इलाके होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ष भर क्या रहता है, आपका प्रकाश रहता है, आर्द्रता भी बनी रहती है। तो यहाँ पर पेड़ पौधों जीव जंतुओं की अधिक से अधिक जहाँ प्रजातियाँ पाई जाती हैं वही जैव विविधता कहलाती है। मतलब एक ही प्रजाति के जो वृक्ष होंगे इसकी कई अन्य उपजातियाँ भी यहाँ देखने को मिलती हैं, इसी कारण से इसे क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पर जैव विविधता बहुत ही अधिक पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्ल वृष्टि का प्रभाव किस रूप में पड़ सकता है। जो अम्ल वृष्टि है इसका प्रभाव किस रूप में पड़ सकता है, तो आपको बता दें इसका एक स्थानीय प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, स्थान के स्थान पर इसका प्रभाव पड़ता है, मतलब बड़े बड़े स्थानों पर, नगरों में। ठीक है, इस कारण से इसे स्थानीय प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक क्वेश्चन बनता है कि जो नींबू होता है वो साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन जो नमकीन पानी होता है उसमें तैरता रहता है, ऐसा क्यों होता है। तो बता दें कि जो नमकीन पानी होता है आपका, जो खारा पानी होता है उसका घनत्व कैसा होता है, साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। इस कारण से जो नींबू है वो साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन या खारे पानी में तैरता रहता है। ठीक, तो नमकीन पानी का इसका आपको ऑप्शन लगाना है कि जो नमकीन पानी का घनत्व है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण भारत संघ नामक समूह किससे संबंधित है। तो आपने पढ़ा होगा और ये एक संघ होता है, आपने दड़की माई के बारे में पढ़ा होगा, वो इससे संबंधित रही। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध जल संरक्षण से है और पुरानी जो झीलें होती हैं उसको पुनः निर्मित करने से है। ठीक है, तो इसका संबंध पुरानी झीलें पुनः निर्मित करने, या फिर ऑप्शन में आपका क्या दिया है जल संरक्षण, तो फिर वो भी राइट रहेगा। ठीक,
नेक्स्ट है क्वेश्चन कि तुम्हारी दादी या माँ रोजाना तालाब से पानी लाती हैं और उसमें फिटकरी डाल देती हैं, वो ऐसा क्यों करती हैं। अब ऑप्शन में दे देंगे कि कठोर जल को मृदु बनाने में, मृदु जल को कठोर बनाने में, या पानी का स्वाद बढ़ाने में, या हल्के निलंबित अपद्रव्य को अपसादित करने में। तो इसका राइट आंसर जो उसमें छोटे छोटे निलंबित अपद्रव्य होते हैं उसको अपसादित करके पानी को शुद्ध करने में, ठीक है। इस कारण से वो रोज फिटकरी डालती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध जल से पेयजल किस विधि से प्राप्त। तो आपकी जो पृथक्करण की विधियां हैं इससे एक क्वेश्चन तो आना ही है, ठीक है। तो डिटेल्ड वीडियो आप जरूर देखें, प्लेलिस्ट में डला हुआ है पृथक्करण की विधियां। आसवन हो गया, निस्यंदन हो गया, थ्रेसिंग हो गया, ये सारी विधियां आपको वहाँ पर कराई थी, ठीक है। तो अशुद्ध जल जो हमारे शहरी इलाके होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, और जब हम इसमें से जो पेयजल है इसको एक विधि के द्वारा निकालते हैं, वो विधि कौन सी कहलाती है। तो वो आपकी आसवन विधि कहलाती है। मतलब अशुद्ध जल से शुद्ध जल प्राप्त करने की विधि कौन सी है, आसवन विधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झील पर बर्फ जमने के बाद भी मछलियां जीवित रह लेती हैं, क्यों। मतलब जो झील होती हैं, झील ही नहीं, यहाँ हम कुछ भी कह सकते हैं, नदियों में या कहीं पर भी तालाबों में, तो बर्फ जमने के बाद भी वहाँ पर मछलियां जीवित रह जाती हैं, क्यों रहती हैं वो। क्योंकि जो बर्फ का घनत्व होता है वो अधिक होता है, और जो बर्फ होती है वो ऊपर तैरती रहती है और जल नीचे से जम जाता है, इस कारण से मछलियां तैरती रहती हैं, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंद गोल होती है, क्यों या किस कारण से। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंद जो है वो गोल होती है। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि शुष्क बर्फ क्या है। तो जो ठोस आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है। सबसे ज़्यादा लवणता किस सागर में पाई जाती है। तो वो आपके मृत सागर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके दिवस से एक क्वेश्चन तो आना ही है, तो ये भी आप मतलब जो टॉपिक आपको करवाया था कि महत्वपूर्ण दिवस, वो भी आप एक बार जरूर देखें। उसमें हमने केवल EVS से संबंधित जो दिवस हैं जो पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे वही कराए हैं, तो जरूर देख लें एक बार, ठीक है। यहाँ देखते हैं विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत घाटी कहाँ स्थित। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शांत घाटी आपके केरल राज्य में, और यहाँ पर सदाहरित उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, इस कारण ये फेमस है, ठीक है। अब पूछते हैं कि शांत घाटी किस घाट में पाई जाती है। तो यदि घाट पूछता है तो पश्चिमी घाट में। हमने पिछली क्लास में मैप से क्वेश्चन पढ़े थे, वहाँ आपको सारी चीज़ें बताई थी कि जो पश्चिमी घाट है ये 3 भागों में बटा होता है, ठीक है। कोंकण तट क्या कहलाता है, मालाबार तट क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किसके द्वारा। तो रेक्टर पैमाने के माध्यम से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप से भी आपका क्वेश्चन बनता है, पूछता है भुज में भूकंप कब आया था। तो 2001 में। अहमदाबाद में भी आपका भूकंप कब आया था, 2001 में। भूकंप यदि आता है तो इसके बचने के तरीके क्या होते हैं, तो आपको बताया था, या तो आप खुले मैदान में चले जाएं, और यदि आप घर से नहीं निकल पाते हैं तो एक छोटी टेबल के नीचे बैठ जाएं और उसको कस करके पकड़ लें, ठीक है। ये बचाव के तरीके बताए गए हैं हमारी NCERT में। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किसके माध्यम से। तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल के माध्यम से मापी जाती है, उपकरण होता है इसका, ठीक। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ। तो सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ था। नेक्स्ट है, इको मार्ग। एक इको मार्ग किसके लिए, मतलब किन उत्पादों के लिए दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल है, ठीक है। नेक्स्ट है, एग मार्ग। एग मार्ग का संबंध गुणवत्ता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना कब की गई। तो सन 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। आपका एक इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है, और आपने पढ़ा होगा स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में जो आपका हुआ था 1972 में, यहीं से आपके इसकी पर्यावरण दिवस की शुरुआत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सुश्री मेधा पाटकर का संबंध किससे है। तो पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन में दे देगा कि मेधा पाटकर का संबंध है पर्यावरण संरक्षण से है, जल संरक्षण से है, या किससे है। तो पर्यावरण संरक्षण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है। तो वो आपके सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट हैं, ठीक है। इसके बाद आपको बता दें कि जो चिपको आंदोलन है इसकी शुरुआत कब हुई और क्यों हुई। तो चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड राज्य के चामोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान से सन 1900 कहीं 72 मिलता है और कहीं 73 मिलता है। तो इन दोनों में से जो ऑप्शन में रहे वो सही मानना है, ठीक है। यहाँ से शुरुआत होती है और इसका लक्ष्य था वृक्षों का कटाव
बंद करना। और उसमें किस प्रजाति के वृक्ष थे, तो अंगू प्रजाति के यहाँ पर वृक्ष देखने को मिले थे। ठीक है, तो इसका बोध वाक्य क्या था, चिपको आंदोलन का, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बहार, इस तरह से कुछ इसका बोध वाक्य रहा। ठीक है, तो इससे संबंधित व्यक्ति, या पिछली बार तो यही क्वेश्चन पूछा गया था और आपके एमपी टेट में भी ये क्वेश्चन आया था कि जो सुंदरलाल बहुगुणा है वो किस आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए थे चिपको आंदोलन, अप्पिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो याद रखना चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रणेता हैं आपकी मेधा पाटकर, और इसकी शुरुआत जो होती है आंदोलन की वो होती है सन 1985 में। ठीक है, और किसके नेतृत्व में, मेधा पाटकर की। और इनके साथ एक और थी, कौन थी, अरुंधति राय और बाबा आमटे भी इसमें शामिल रहे थे। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था इस आंदोलन का, तो मुख्य उद्देश्य था नर्मदा घाटी की जो जैव विविधता है उसको बचाना, और जो वहाँ के मूल आदिवासी थे उनकी सांस्कृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, तो आपको बता दें स्वीडन में हुआ था ये, और सन 1972 में हुआ था। और इस सम्मेलन में जो पर्यावरण के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको मुद्दा बनाया गया था, और यहीं से आपके 5 जून से पर्यावरण दिवस मनाने की भी घोषणा की गई थी। ठीक है, अभी हमारे जो आंदोलन है इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा है तो प्रतिक्रिया जरूर दें। और इसी तरह के नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन रखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम्स में आने ही आने हैं। ठीक है, थैंक यू।